Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I welcome you here on the YouTube channel Learn with Nasir. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोडाटा फॉर्म। जी, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में ये मेंशन किया था कि अभी जो रिसेंटली चेंजेस हो गई हैं इनिशियल टेस्ट में, तो जी ये वही चेंज है। जी वो वही फॉर्म है जो अभी रिसेंटली दो या तीन बैचेस में अभी जो कैंडिडेट्स को दिया जाता है फिल करने के लिए। ये वही बायोडाटा फॉर्म है जो पहले आईसीएस में दिया जाता था, लेकिन अभी जो चेंजेस हुई हैं तो उसी वजह से अभी ये बायोडाटा फॉर्म इनिशियल टेस्ट में भी दे रहे हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बायोडाटा फॉर्म क्या होता है, उसमें कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वहाँ पे क्या क्या फिल करना होता है। जी अगर देखें कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो सबसे पहले कि इनकी अहमियत ये है कि ये वही फॉर्म है जो आपका फॉर्म साइक को जाता है या इंटरव्यू को जाता है। सबसे पहले आप नहीं, लेकिन आपका फॉर्म जाता है। साइक आपके फॉर्म को ही जज करता है, उसी वजह से आपके चांसेस होते हैं पास या फेल होने के। देखो, फेल कैंडिडेट्स तब होते हैं जब बायोडाटा फॉर्म में गलत अपनी रिक्वायरमेंट्स देते हैं या गलत राइटिंग लिखते हैं, जैसा कि उसी को समझ नहीं आती, या गलत इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। तो हम आपको ये एडवाइस कर रहे हैं कि आपने जो भी बायोडाटा फॉर्म में लिखना है करेक्ट लिखना है और क्लियर लिखना है, जैसे उसको ईजीली समझ आ जाए। ठीक है। और वन थिंग मोर कि जो इनिशियल इंटरव्यू हो रहा है अभी आपका, वो टोटली आपका बायोडाटा फॉर्म से हो रहा है। जो भी आप बायोडाटा फॉर्म में लिख रहे हैं आपको वहाँ पे वही बताना है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं कि बायोडाटा फॉर्म में क्या क्या होता है। दूसरी बात यह भी है कि अगर बायोडाटा फॉर्म को एक कैंडिडेट फर्स्ट टाइम देखता है वहाँ पे सेंटर में, उसी इनिशियल इंटरव्यू के दौरान फर्स्ट टाइम देखता है, तो उसी को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। उसी वजह से हमने ये आपके लिए एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने आपको ये बताना है कि बायोडाटा फॉर्म क्या होता है और उसी में क्या क्या लिखना होता है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स जो आपको इनिशियल इंटरव्यू से पहले ही आपको घर में तैयार करके जाना है। तो चलें लेट्स स्टार्ट। देखिए, बायोडाटा फॉर्म में सबसे पहले वहाँ पे ये पैरा लिखा होता है कि नेम इन फुल। ठीक है, आपने अपना फुल नेम लिखना है। उसके बाद आपने अपने फादर्स नेम लिखना है और उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसी के बाद जो नेक्स्ट पैरा होगा उसी भी आपने लिखना है फादर्स क्वालिफ़िकेशन। जी आपने अपनी फादर्स की एजुकेशन लिखनी है कि आपके फादर ने कौन सी डिग्री की है। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो होगा फादर्स ऑक्यूपेशन। जी आपने अपने फादर के बारे में लिखना है कि उनका कौन सा ऑक्यूपेशन है, वो क्या करता है। इसी के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं फादर्स इनकम। अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स फादर इनकम में क्या करते हैं कि सारे घर वालों की सारी फैमिली की इनकम लिखते हैं। वहाँ पे आपने सिर्फ अपने फादर की इनकम लिखनी है। और जो नेक्स्ट पैरा होगा वहाँ पे आपको लिखना है फैमिली इनकम। अब फैमिली इनकम में क्या क्या लिखना है कि सबसे पहले आपकी फादर इनकम लिखनी है, वहाँ पे उसको ऐड करना है। उसके बाद आपकी सिबलिंग्स की या कोई भी सोर्स है इनकम का, वही आपने टोटल करके टोटली फैमिली इनकम लिखनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा हैव यू एवर अप्लाइड इन पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी। देखो, अगर आपने आईसीएसबी नहीं दी तो आपने लास्ट टाइम जो किसी भी बैच में या कहीं भी या पाकिस्तान आर्मी में या पाकिस्तान नेवी में अप्लाई किया था, आपने वही बैच, वही सेंटर, वही टाइम आपने मेंशन करना है, वही लिखना है। जी इनकेस अगर आपने आईसीएसबी दी है, अगर आप आईसीएसबी रिपीटर हैं, तो आपने आईसीएसबी के जिस बैच में आपने आईसीएसबी दी थी, इस सेंटर में आपने आईसीएसबी दी थी, जिस सेंटर में आपने आईसीएसबी दी थी, चाहे वो मलीर हो या गुजरावाला हो या कोई भी हो, ठीक है, आपने वही लिखना है। उसके बाद आप अपना रिज़ल्ट लिखना है जो आपका आईसीएसबी था, इधर आप पास थे या फेल हो गए। उसी के बाद
आपने हॉबीज़ लिखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कैंडिडेट की ये हॉबी होती है कि रीडिंग बुक्स, वो लिखता है फॉर्म में, ठीक है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स ये भी गलती करते हैं कि इंटरव्यू में वो बातों बातों में क्वेश्चंस में वो आपसे क्वेश्चन करता है कि आपकी कौन सी हॉबी है। तो कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि फॉर्म में लिखते हैं कुछ और है, वहाँ पे बताते कुछ और है। अगर आपने लिखी हॉबी रीडिंग बुक्स और इंटरव्यू में आपने कुछ और बताया, ये तो टोटली गलत है। इसी वजह से आप मतलब कि मोस्टली कैंडिडेट्स फेल हो जाते हैं। वो लिखते हैं कुछ और हैं, बताते हैं कुछ और है। आपने वही लिखना है जो आपने बताना है, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट्स, क्या इधर आप कौन सी स्पोर्ट्स खेलते हैं, क्रिकेट। और एक और ये जो प्रॉब्लम होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये पता नहीं होता कि स्पोर्ट हॉबी में नहीं आता, ठीक है। कोई लिखता है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये मेरी हॉबी है। नहीं, गलत। क्रिकेट हमेशा स्पोर्ट्स में आता है और कभी भी स्पोर्ट हॉबी नहीं हो सकती, ठीक है। आपने ये पॉइंट आउट करना है कि कभी भी कोई भी स्पोर्ट हॉबी नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट पेरा होगा वहाँ पे योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो कैंडिडेट्स को ये पता नहीं होता कि उनकी मतलब के मार्क्स क्या है या उनकी परसेंटेज क्या है या उसने जो अपनी डिग्री की है वो कौन से ईयर में की है। तो आपने सबसे पहले ये तैयार करना है कि मैट्रिक, आपने मैट्रिक कब की और कहाँ की, कौन सा स्कूल था, ठीक है। आपकी परसेंटेज क्या है, आपका ग्रेड क्या है, टोटल मार्क्स क्या थी और आपकी ऑब्टेन मार्क्स क्या है। उसी के बाद आपने सेम एस एफएससी में लिखना है, इंटरमीडिएट में सेम में लिखना है कि आपकी कौन सी कॉलेज थी, आपके मार्क्स क्या हैं, आपका ग्रेड क्या है, आपकी परसेंटेज क्या है। उसके बाद बीए और आपकी जो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जो भी डिग्रीज वगैरह आपने वही लिखनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो होता है एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ सिबलिंग्स। सिबलिंग्स इसका मकसद है कि आपके ब्रदर्स और सिस्टर्स, ठीक है। आपने अपने ब्रदर्स और सिस्टर्स की एजुकेशनल बैकग्राउंड लिखना है कि उन्होंने कौन सी डिग्री की है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखें कि आपका सिबलिंग है असलम, ठीक है। असलम की क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसने बीएस इंग्लिश किया है, उसकी एज है 22 ईयर्स। और उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसका ऑक्यूपेशन वो स्टूडेंट है। अगर वो अभी भी स्टडी कर रहा है तो आपने लिखना है कि स्टूडेंट, ठीक है। तो उसी वजह से आपने अपने सिबलिंग्स की एज वगैरह नोट करनी है। उसी वजह से आपने इंटरव्यू से पहले अपनी सिबलिंग्स की एज, क्वालिफ़िकेशन, ऑक्यूपेशन और सब कुछ आपने पहले से नोट करना है और याद करना है। उसी के बाद मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आते हैं जो बायोडाटा फॉर्म में, ठीक है। तो पहले जो बायोडाटा फॉर्म होता था उसी में सिर्फ ये क्वेश्चन होता था कि आप कोई भी अपनी मेरिट्स लिखें, आपने कोई भी अपनी डीमेरिट्स लिखनी है। लेकिन अभी जो बायोडाटा फॉर्म में ये अभी मेरिट्स और डीमेरिट्स का जब भी क्वेश्चन आ रहा है वो टोटली डिफरेंट आ रहा है। तो वहाँ पे सबसे पहले ये लिखा हुआ होगा कि अकॉर्डिंग टू योर फादर व्हाट्स योर वन मेरिट एंड डीमेरिट फॉर यू, ठीक है। आपका फादर आपके लिए कौन सी एक मेरिट या कौन सी डीमेरिट आपके लिए सोचता है। सेम एज अकॉर्डिंग टू योर सिबलिंग्स वन मेरिट एंड डीमेरिट फॉर यू, अकॉर्डिंग टू योर फ्रेंड्स वन मेरिट एंड डीमेरिट फॉर यू। तो आपने ये पहले से तैयार करके जाना है कि आपके के फादर के हिसाब से आपकी कौन सी मेरिट है, कौन सी डीमेरिट है, सिबलिंग्स के हिसाब से आपकी कौन सी मेरिट है, कौन सी डीमेरिट है, और आपके फ्रेंड्स के हिसाब से आपकी कौन सी मेरिट है और कौन सी डीमेरिट है। ऐसा ना हो कि वहाँ पे मेरिट्स और डीमेरिट्स आप क्लैश करके जाएं। जैसा कि अगर आपने अपने फादर के हिसाब से अपनी मेरिट लिखी है कि हार्ड वर्कर, और वहाँ पे इंटरव्यू आपसे पूछे कि आपके बारे में आपके दोस्त क्या सोचते हैं, आपके बारे में आपके दोस्त क्या सोचते हैं, कि इसी का मकसद है कि आपने जो मेरिट लिखी है अपने दोस्तों के बारे में वही लिखनी है, आपको वही बतानी है आपको। उसी के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो फॉर्म में होते हैं ये होता है कि बिगेस्ट फियर ऑफ योर लाइफ। देखें ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ये आपकी ऐसे समझो कि ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है।
ये आपकी साइक को जज करता है, आपको ये आपके माइंड को जज करता है, ये साइक चेक करता है। तो आपका ये क्वेश्चन होगा कि बिगेस्ट फियर ऑफ योर लाइफ, कि वो कौन सा खौफ है जो आपकी लाइफ का कौन सा सबसे बड़ा खौफ है। ठीक है, उसी के बाद नेक्स्ट होगा टीनेज बिगेस्ट प्रॉब्लम, कि वो कौन सा सबसे बड़ा मसला था आपके लिए। उसी के बाद जो नेक्स्ट होगा विच थिंग्स मेक्स यू हैप्पी, वो कौन सी चीज़ है जो आपको हमेशा खुश करती है, जो आपको अच्छी लगती है। उसी के बाद वेयर एंड हाउ यू स्पेंड योर मनी, वहाँ पे एक और पैरा ये भी होगा कि आपको मतलब कि जेब खर्चा कितना मिलता है मंथली। ठीक है, आपको वहाँ पे टोटल भी लिखना है। उसी के बाद आप कहाँ कहाँ खर्च करते हैं, कहाँ कहाँ खर्च करते हैं, वही आपको सब कुछ डिटेल में लिखना है। उसी के बाद वेयर डू यू वांट टू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years, लेकिन 5 years हो या 3 years हो, कुछ भी हो, लेकिन ये क्वेश्चन लाजमी होगा कि आप अपने आप को 3 साल के बाद या 5 साल के बाद कहाँ देखना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि डू यू हैव एनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि आपको कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या आपकी फैमिली को है या आपको है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी होगा कि डू यू हैव टेम्पर इशू, कि आपको गुस्सा आता है। ठीक है, देखें आपने फैमिली के बारे में कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं बतानी। उसी के बाद जो नेक्स्ट ये स्लाइड है कि हाउ टू चूज़ योर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, इसी में मतलब कि आपको हम बताएं कि आप कौन सी अपने लिए मेरिट्स या डीमेरिट्स मतलब कि चूज़ कर सकते हैं, या कौन सी अपनी मेरिट्स और डीमेरिट्स लिख सकते हैं। देखें मेरिट्स का ये मकसद नहीं कि उनको हीरोज़ चाहिए। ठीक है, और डीमेरिट्स का ये मकसद भी नहीं कि उनको ज़ीरोज़ चाहिए, ना उनको हीरो चाहिए ना उनको ज़ीरो चाहिए, बल्कि उनको न्यूट्रल चाहिए और रियल चाहिए, और आपको ओरिजिनल चाहिए। तो आपने डोंट राइट मेरिट्स लाइक हीरो, आपने मेरिट्स में हीरो नहीं बनना, नेचुरल रहना है। ठीक है, और आपने डोंट राइट दोज डीमेरिट्स विच कैन हार्म योर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, आपने वो भी डीमेरिट्स नहीं लिखनी जो आपके ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को मतलब कि नुकसान पहुँचाएँ। देखें आपने मेरिट्स में हीरो भी नहीं बनना और डीमेरिट्स में ज़ीरो भी नहीं बनना। तो इसी वजह से सिट एंड आस्क योर सेल्फ अबाउट योर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो देखें बहुत सारे कैंडिडेट्स ये गलती करते हैं कि वो सोशल मीडिया पे सर्च करते हैं कि हम कौन सी मेरिट्स लिख कर जाएँ, कौन सी डीमेरिट्स लिख कर जाएँ। आप सुकून से बैठे आराम से पूछें, अपने आप से पूछें कि आपकी कौन सी मेरिट्स है, कौन सी डीमेरिट्स है। यही आपको मतलब कि सच बताएंगे, यही आपको मतलब कि देखो अपने आप को आप ही जाहिर कर सकते हो। बस यही था कि मेरिट्स और डीमेरिट्स आपने कौन से और कैसे लिखनी है और कैसे आपने सोचना है। देखो यही सब कुछ जो रिक्वायरमेंट है वही ये सब कुछ बैरिडा फॉर्म में मेंशन होगा। आपने यही सबसे पहले अपने घर में यही तैयार करके जाना है। ठीक है, इसलिए हमने ये आपके लिए वीडियो बनाई है कि आप मतलब कि आपको ये डिफ़िकल्टी ना हो वहाँ पे। देखिए आप मतलब कि ये आप वीडियो देखें, उसके बाद आपने सब कुछ नोट करें और सब कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन लेकर जाएं, ताकि आपको वहाँ पे डिफ़िकल्टी कोई भी ना हो। ओके, थैंक यू सो मच, विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक।